टुडे सबसे पहले हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे टेंसेस के बारे में. सो वी हैव 3 टेंसेस: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. देन फर्दर हमारे पास प्रेजेंट टेंस की फर्दर टाइप्स हैं, पास्ट टेंस की फर्दर टाइप्स हैं एंड फ्यूचर टेंसेस की फर्दर टाइप्स हैं. तो प्रेजेंट टेंस को पहले देखते हैं. प्रेजेंट सिंपल टेंस. It is used to denote scientific facts, universal truths and work done on daily basis. Like कोई भी scientific fact हो या फिर universal truth हो. Like universal truth मतलब कि 2 + 2 is equal to 4. Like ये कभी भी change नहीं होगा, तो universal truth इसको कहते हैं. और work done on a daily basis उसको हम simple present tense कहते हैं. उसका असर्टिव रूल ये होता है कि आप सब्जेक्ट प्लस वर्ब V1 और ऑब्जेक्ट लगाते हैं. नेगेटिव रूल इसका सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस V1 और प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं. देन इंटेरोगेटिव का ये रूल होता है और इंटेरोगेटिव नेगेटिव असर्टिव का ये रूल होता है. ये तो ऑब्वियसली हम सबको अभी याद होंगे, ठीक है. Then we have present continuous tense. It is used to express an action taking place at the time of speaking. Like जो present tense में है, मैं जैसे अभी मैं टीचिंग कर रही हूँ, मैं अभी क्लास को पढ़ा रही हूँ, ठीक है. तो ये एक मेरा present continuous tense है. जो एक्शन मैं उसी टाइम पे कर रही होंगी उसको मैं present continuous tense कहूँगी. present continuous tense का जो स्ट्रक्चर है assertive वो है subject plus is am are plus V1 and plus ing and plus object. Negative rule is subject plus is am are plus not plus V1 plus ing plus object. Interrogative का is am are पहले आएगा, then other sentence और interrogative negative rule is this. Then we have present perfect tense. It is used to show an action that started in the past and has just finished. Like फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा कोई भी एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ हो और वो अभी अभी कंप्लीट हुआ, ठीक है. लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपने अभी क्लास ली है मैथ की, अभी अभी आपकी ख़त्म हुई है, पास्ट में वो स्टार्ट हुई थी, लाइक 6 बजे स्टार्ट हुई थी और वो अभी अभी ख़त्म हुई है, तो वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैव एंड हैज़ प्लस V3 एंड प्लस ऑब्जेक्ट. नेगेटिव रूल है सब्जेक्ट प्लस हैव एंड हैज़ प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. इंटेरोगेटिव में हैव एंड हैज़ पहले आ जाएगा और इंटेरोगेटिव नेगेटिव रूल में ये होगा. देन वी हैव प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. दिस टेंस शोज द एक्शन विच स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग. जैसे हमारा कोई एक एक्शन है, पास्ट में स्टार्ट हुआ हो बट अभी तक कंटिन्यू हो, ठीक है. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी क्लास अभी थोड़ी देर पहले ही स्टार्ट हुई है और अभी तक कंटिन्यू है, तो ये होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. ठीक, यहाँ तक समझ आए सबको? ओके, देन वी हैव, और हाँ इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है. अच्छा ये मैंने बता दिया थी. Then we have past tense. Tense symbolizing the ever moving non-stop wheel of time which is forever busy carrying moments of future throwing them into. Okay fine. अच्छा past जो होता है उसके भी obviously 4 types होती हैं: simple past, past continuous, past perfect and past perfect continuous. Simple past used to indicate an action completed in the past. It often occurs with adverb of time. Sometimes it is used without an adverb of time. Okay, कोई भी आपका एक्शन आपके पास में कंप्लीट हो गया, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हाँ हमने कल क्लास ली थी, वो कल पास्ट का हो गया. हमने कल क्लास ली थी, कल मैथ का टेस्ट हुआ था, ये सब है पास्ट टेंसेस. फॉर एग्ज़ाम्पल I played football when I was a child. ठीक, इसकी जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप. सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट
ओके, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। अच्छा, शायद मे बी ये एक एरर भी आया था कि क्वेश्चन था कोई और उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं था, तो ये भी एक एरर होता है, तो इसको भी देखना चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन जैसे डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, अगर यहाँ तक आपने किया बिल्कुल ठीक किया, लेकिन अगर आपने क्वेश्चन मार्क नहीं दिया तो वो गलत हो जाता है। तो क्वेश्चन मार्क लाजमी देना होता है क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस में। इसका फोर्थ फॉर्म होता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इसमें डेट सब्जेक्ट नॉट V1 प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। देन वी हैव पास्ट कंटिन्यूस टेंस, used to denote an action going on at some time in the past. Like कोई भी एक्शन हुआ हो पास्ट में और वो किसी एक सर्टेन पॉइंट पे जाके ख़त्म हो गया हो, उसको हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस कहेंगे। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल कल मैंने फ़िल्म देखी थी, सो ऑब्वियसली एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो चली थी, तो वो जो उसका जो सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम है वो एक कंटिन्यूस हो जाएगा इन पास्ट में। ठीक है, इसकी जो स्ट्रक्चर है वो असर्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वॉज एंड वर प्लस V1 ing एंड ऑब्जेक्ट एंड कॉमा और फुल स्टॉप। नेगेटिव इज सब्जेक्ट प्लस वॉज एंड वर प्लस नॉट प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव का भी वाज एंड वर फर्स्ट पहले आ जाएंगे और बाकी सेंटेंस एंड क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का भी सेम है। Then we have past perfect tense, used to describe an action completed before a certain moment in the past, usually a long time ago. If two actions happen in the past, past perfect tense is used to show the action that took place earlier. ओके, सो पास्ट परफेक्ट टेंस उसे कहते हैं जो आपके पास में ही शुरू हो और वहीं पे ही ख़त्म हो चुका हो। ठीक है, जैसे क्या नाम है ये, और ये होता है कि पास्ट परफेक्ट टेंस का ये होता है कि एक एक्शन आने से पहले वो एक्शन ख़त्म हो जाता है। लाइक शी हैड बिन डाइड बिफोर वी केम टू हॉस्पिटल, लाइक वो पहले मर गई थी हॉस्पिटल आने से पहले। ठीक है, तो सारा जो एक्शन हुआ वो पास्ट में ही कंप्लीट हो गया, तो इसलिए क्या नाम है ये पास्ट परफेक्ट टेंस होता है कि एक एक्शन होने से पहले ही एक एक्शन हो जाए, जैसे वो मर गई आने से हॉस्पिटल आने से पहले। इसका स्ट्रक्चर होती है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 एंड प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव इज सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, then had plus subject plus V3 question mark and interrogative negative sentence same. Past perfect continuous tense, used to denote an action that began before a certain point in the past and continued up to some time in past. Okay, कोई भी जो भी आपका एक्शन है वो एक सर्टेन पॉइंट में हुआ हो और थोड़े से टाइम के लिए वो कंटिन्यू ही रहा हो, पास्ट में ही ख़त्म हो जाए, उसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस कहते हैं। जैसे आई हैड बीन लर्निंग इंग्लिश इन दिस स्कूल फॉर 20 days, वो लर्न कर रहे, तो इंग्लिश पास्ट है 20 days के से, मतलब 20 days हो गए उसको अब तक इंग्लिश सीखते हुए। असर्टिव सेंटेंसेस, इसका सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V1 प्लस ing एंड प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में नॉट आ जाएगा एंड देन इंटेरोगेटिव में हैड पहले आएगा और इधर हैड और इधर नॉट। ठीक, पास्ट क्लियर है? फास्ट तो नहीं जा रही मैं, क्योंकि ये सब पढ़ा हुआ है तो कोई फ़ायदा नहीं है इस पर इतना टाइम लगाने का। ओके, वी हैव फ्यूचर टेंस। स्क्रीन शो नहीं हो रही, स्क्रीन नहीं शो हो रही। आई थिंक आपका नेट का इशू होगा, रीजॉइन कर लें आप। ओके, इसी तरह फ्यूचर टेंसेस के भी 4 टाइप्स होती हैं, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। सिंपल फ्यूचर, दिस टेंस
tells us about an action which has not occurred yet and will occur after saying or in action or in future. So फ्यूचर टेंस हम उसे फ्यूचर सिंपल जो है हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे हमारा अभी तक एक्शन जो है वो अभी हुआ ना हो और वो फ्यूचर में होने वाला हो, ठीक है, उसको हम जो है फ्यूचर टेंस कहते हैं. इसका रूल होता है विल और शैल हम यूज़ करते हैं प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब पे. इन फ्यूचर टेंस हेल्पिंग वर्ब शैल इज़ यूज विद आई एंड वी. हेल्पिंग वर्ब will is used with all others. When you are to make a commitment or warn someone or emphasizing something, use of will and shall is reversed. Will is used with I and we and shall is used with others. Okay. Simply जो सिंपल हमारे सेंटेंसेस होते हैं shall हम कहाँ लगाते हैं आई एंड वी के साथ लगाते हैं और विल जो है बाकी जो बच गए जैसे ही शी इट और दे एंड यू उसके साथ हम विल लगाते हैं. बट अगर हमने कमिटमेंट करनी हो या किसी को वार्न करना हो या किसी को एम्फेसाइज करना हो तो जो ये वाला रूल है ना ये रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा. अब क्या होगा, विल यूज़ होगा आई एंड वी के साथ और शल यूज़ होगा दूसरों के साथ. ठीक है, समझ में आया. अब in general speaking there is hardly any difference between shall and will and normally will is used with all. या आप क्या नाम है will हर किसी के साथ लगा सकते हैं नॉर्मली, लेकिन ऑब्वियसली एक रूल है तो हमें रूल को ही फॉलो करना चाहिए. ओके सो इसके जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस विल एंड शैल प्लस verb first form plus object and comma. Then negative is subject plus will and shall plus not plus verb first form plus object. Interrogative में will और shall पहले आ जाएंगे and question mark. Interrogative negative में will and shall not and question mark. Continuous tense. It is used to express an ongoing or continued action in future. ओके कोई फ्यूचर में कोई जो कंटिन्यू एक्शन होगा उसको हम फ्यूचर कंटिन्यू सेंटेंस कहेंगे. ही विल बी डिस्ट्रीब्यूटिंग स्वीट्स इन टेम्पल टुमारो एट 12 o'clock. जैसे एक कल 12 बजे जो है वो मिठाई डिस्ट्रीब्यूट करेगा टेम्पल में, तो एक ये कंटिन्यू एक्शन है तो इसलिए ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस होगा. इन दिस एग्जाम्पल द एक्शन विल स्टार्ट इन फ्यूचर टुमारो and action is thought to be continued till some time in future. क्योंकि obviously जब वो मिठाइयाँ बांटेगा तो उसे कुछ टाइम लगेगा और मतलब वो एक कंटिन्यू टेंस बन जाएगा. We use the future continuous to talk about something that will be in progress at or around a time in the future. हम future continuous वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे कोई प्रोग्रेस की बात की जा रही हो या कोई टाइम की बात की जा रही हो. इसमें विल शल प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी लगाते हैं. इसका पॉजिटिव होता है सब्जेक्ट प्लस विल एंड शल प्लस बी प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप. नेगेटिव में नॉट आएगा एंड इंटेरोगेटिव में विल एंड शल पहले एंड क्वेश्चन मार्क. देन वी हैव इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, उसमें विल एंड शल नॉट एंड question mark आएगा. Future perfect tense. It is used to express an action which will happen or occur in the future and will be completed by a certain time in future. कोई भी एक्शन जो फ्यूचर में हो और आफ्टर certain time in future वो complete हो जाए. We use the future perfect to say that something will be finished by a particular time in the future. They will have shifted the house by Sunday morning. अब Sunday morning जो है एक फ्यूचर है और क्या नाम है उसी फ्यूचर में आफ्टर सर्टेन टाइम ये जो है एक्शन ये कंप्लीट हो जाएगा तो इसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहेंगे. इसके जो स्ट्रक्चरिंग है वो सब्जेक्ट प्लस विल एंड शैल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट, फिर नेगेटिव में नॉट यूज़ करेंगे,
then interrogative में will and shall first, then subject, then have, third form of verb, object, question mark, and interrogative भी same. Future perfect continuous tense. It is used to talk about action that will commence at a fixed time in the future and will continue for some time in future. If they अच्छा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो फ्यूचर में हो और फ्यूचर में ही एक सम सर्टेन टाइम तक वो कंटिन्यू रहे और ख़त्म हो जाए उसको हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहेंगे. इफ़ देयर इज़ नो टाइम रेफरेंस देन इट इज़ नॉट अ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. अच्छा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की एक ये निशानी होती है कि हमें टाइम रेफरेंस बताया होता है लाइक टुमारो और या फिर कोई पर्टिकुलर टाइम ऐसा होगा. अगर ऐसा कोई टाइम रेफरेंस ना दिया हो तो वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस नहीं होगा. विदाउट कंटिन्यूड टाइम रेफरेंस सच सेंटेंस आर फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस. तो जिसमें कोई टाइम शो नहीं होगा वो हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस. Continued time referred only differentiate between future continuous tense and future perfect continuous tense. Okay, the big difference between future perfect continuous tense and future continuous tense is time referring. अगर time referring होगा future perfect continuous tense, अगर नहीं होगा तो future continuous tense. The future perfect progressive emphasizing the duration of an activity that will be in progress before another time or event in the future. तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा वो एक प्रोग्रेस दिखाएगा और एक क्या नाम है ड्यूरेशन बताएगा टाइम की. ठीक है. दिस टाइम टुमारो आई विल बी इंजॉइंग द क्रिकेट मैच इन द स्टेडियम. एक तो पहले बात ये फ्यूचर की बात हो रही है और यहाँ टाइम लाइन शो की गई है लाइक दिस टाइम. ठीक है. इसलिए ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है. The future progress emphasizes the duration of activity that will be progress. अच्छा ही सही वही सेम है. स्ट्रक्चर इसकी है subject plus will and shall plus have been plus verb first form ing and object. नेगेटिव में not आएगा. इंटरोगेटिव में will and shall first and then have been then question mark. इंटरोगेटिव नेगेटिव में will and shall not have been and ing and question mark. So that's it. The brief introduction about tenses. Any question, any queries? I know it's boring, बस थोड़ा brief देना था. Okay. अब 2 मिनट वेट करें, मैं एक और स्क्रीन शेयर करती हूँ. ओके. अभी हम कंडीशनल टेंसेस पढ़ेंगे कि कंडीशनल टेंस क्या होता है. शो हो रही है स्क्रीन? ओके. So conditional tenses. Maybe some of you familiar with this, but maybe some of you not. अच्छा, conditional tenses. There are 4 types of conditional tenses. Zero conditional tenses, first conditional tenses, second and third. So let's start with zero conditional tenses. Zero conditional sentences express general truth situation in which one thing always causes another. When you use a zero conditional, you are talking about a general truth rather than a specific instance of something. For example, like जो ज़ीरो कंडीशनल टेंसेस होते हैं वो एक जनरल ट्रूथ के बारे में बता रहे होते हैं. ठीक है. कोई एक स्पेसिफिक ट्रूथ नहीं होता वो. इफ़ यू डोंट ब्रश योर टीथ यू गेट कैविटी. तो एक जनरल ट्रूथ है कि अगर आप ब्रश नहीं करेंगे अपने टीथ तो कैविटी हो जाएगी, आपके टीथ ख़राब हो जाएंगे. व्हेन पीपल स्मोक सिगरेट देयर हेल्थ सफ़र. ठीक है. ये भी एक ट्रूथ है. ठीक है. There are couple of things to take note of in the above sentences using the zero condition.
First, when using the zero conditional, the correct tense in both clauses in simple present tense. अब यहाँ सॉरी क्या हुआ? ओके, शो हो रही है सबको स्क्रीन? यस मैम। सही है, ओके। कहाँ थे हम? हाँ, अगर आप यहाँ देखें ये दो क्लॉजेज हैं और वो कॉमा से सेपरेटेड है, तो दोनों जो हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में शो किए गए हैं। तो ज़ीरो कंडीशनल की और जो कंडीशनल टेंसेस होते हैं उनकी जो सबसे बड़ी निशानी होती है वो होता है इफ़ या व्हेन। उस सेंटेंस में इफ़ और व्हेन ज़रूर होगा तो वो कंडीशनल सेंटेंस होगा। अब कंडीशनल में ज़ीरो कब होगा? जब दोनों जो क्लॉजेज हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो, उसको हम ज़ीरो कंडीशनल कहेंगे। ठीक है, ओके। अ कॉमन मिस्टेक इज़ टू यूज़ द सिंपल फ्यूचर टेंसेस। कभी कभार जो कॉमन मिस्टेक होती है वो ये होती है कि स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे सिंपल टेंस लगा देते हैं बट यहाँ पे फ्यूचर लगा देते हैं। ऐसा नहीं करना। ये वैन है तो इसका मतलब है ये कंडीशनल टेंस है और इसके बीच में कॉमा है, मतलब दो क्लॉजेज सेपरेट हैं, तो ये कंडीशनल टेंस है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ से आएगा देयर हेल्थ सफ़र्स। Second, notice that the word if and when can be used interchangeably in these zero conditional sentences. This is because the outcome will be the same at any time the condition in this place. There is no difference in meaning of for if and when to communicate. अच्छा, if और when कभी भी कहीं पे भी यूज़ हो सकते हैं। आप इफ़ की जगह वैन भी लगा सकते हैं, वैन की जगह आप इफ़ भी लगा सकते हैं, बट इन दोनों में से कोई एक सेंटेंस में होगा तो वो कंडीशनल टेंस होगा। ज़ीरो कंडीशनल समझ में आया सबको? यस मैम। ओके, देन वी हैव फर्स्ट कंडीशनल sentences are used to express situation in which the outcome is likely but not guaranteed to happen in the future. Like जो भी आपकी सिचुएशन है उसके होने के चांसेस हैं बट गारंटी 100% नहीं है कि ये होगा, तो उसमें हम लगाएंगे फर्स्ट कंडीशनल। लाइक इफ़ यू रेस्ट यू विल फील बेटर। अब ज़रूरी तो नहीं है कि वो रेस्ट करेगी तो वो अच्छा महसूस करेगी, कुछ और भी तो हो सकता है, तो इसलिए ये फर्स्ट कंडीशनल है। इफ़ यू सेट योर माइंड if you set your mind to a goal you will eventually achieve it। और obviously ये 100% नहीं है, guaranteed नहीं है, ठीक है। Note that we use the simple present tense in the if clause and simple future tense in main clause। अब अगर हम यहाँ देखें ये if clause है, जहाँ if यूज़ होता है उसको if clause कहते हैं। ये जो है ये हमने यूज़ किया है सिंपल टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और जो सेकंड क्लॉज है वो है फ्यूचर सिंपल में। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन की ये एक निशानी आपको याद करने पड़ेंगे। ओके, दिस इज हाउ वी इंडिकेट दैट अंडर सर्टेन कंडीशन a specific result will likely happen in the future. Examining some of the common mistakes people make using the first structure is के इफ़ यू विल रेस्ट यू विल फील बेटर। अब इन्होंने इफ़ वाले में भी इफ़ क्लॉज में भी विल यूज़ कर दिया और सेकंड मेन वाले में भी विल यूज़ कर दिया, विच इज़ इनकरेक्ट। जो इसका करेक्ट वर्जन है वो है इफ़ यू रेस्ट सिंपल प्रेजेंट कॉमा यू विल फील बेटर फ्यूचर टेंस। इसी तरह ये इफ़ यू सेट योर माइंड टू अ गोल यू इवेंचुअली अचीव इट, ये भी इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर टेंस आना था। फर्स्ट कंडीशनल क्लियर है? जी मैम। ओके, देन वी हैव सेकंड कंडीशनल। अच्छा, ये आप लोगों ने पढ़े हुए पहले? आई थिंक पढ़े हुए होंगे। ओके, सेकंड कंडीशनल टेंस। Second conditional sentences are useful for expressing outcomes that are completely unrealistic
or will not likely happen in the future. Like ये होंगे ही नहीं, मतलब बहुत ही इनके कम चांसेस हैं होने के. If I inherited $1 billion, I would travel to the moon. ना उसको $1 billion मिलेंगे, बहुत ही कम चांस है कि कभी किसी को $1 billion मिले और फिर वो मून पे जाए. If I owned a zoo, I might let people interact with the animals more. ठीक है, इसके भी बहुत ही कम चांसेस हैं to occur. So second conditional इसको कहते हैं. Notice that the correct way to structure second conditional sentences is to use the simple past tense in if clause and a module auxiliary verb like could, should, would, might in the main clause. ओके, अब इसमें ये होगा कि हम if वाले में हम यूज़ करेंगे सिंपल पास्ट टेंस और मेन क्लॉज में हम यूज़ करेंगे वुड. ठीक है, मॉडल वर्ब, जिसको मॉडल वर्ब भी कहते हैं. ओके, ये एक मिस्टेक है. इफ़ आई इनहेरिट $1 billion, आई वुड ट्रैवल टू द मून. ये इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पे सिंपल टेंस यूज़ किया हुआ है, हालांकि पास्ट सिंपल होना था, ईडी आना था, तो इसलिए ये इनकरेक्ट है और ये करेक्ट है. Third conditional sentences are used to explain that present circumstances would be different if something different had happened in the past. Look at the अच्छा, ये होता है कि ऐसे कि अगर आप पास्ट में एक चीज़ कर लेते तो आप प्रेजेंट में ये कर सकते थे. फॉर एग्जाम्पल, if you had told me you needed a ride, I would have left earlier. अगर आपने मुझे बताया हुआ होता कि आपको राइड की ज़रूरत है तो मैं पहले घर से निकल जाता. मतलब अगर पास्ट में वो निकल जाता पहले तो जो प्रेजेंट वाला एक्शन है उसकी पॉसिबिलिटी होती अकर होने की. ठीक है, इफ़ आई हैड क्लीन द हाउस आई कुड हैव गॉन टू द मूवीज़. These sentences express a condition that was likely enough but did not actually happen in the past. ये जो है एक्शन ये पास्ट में हो सकता था बट हुआ नहीं. ठीक है, the speaker in the first sentence was capable of leaving earlier but didn't. The speaker in the second sentence was capable of cleaning the house but didn't. These are both conditions that were likely but regrettably in these cases did not happen. ठीक है, लेकिन ये एक्शन हो सकता था पास्ट में बट हुआ नहीं. Note that when use the third conditional, we use the past perfect had plus participant in the if clause and modal verbs would, could, should plus have plus past participle in the main clause. लाइक यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने पास्ट परफेक्ट यूज़ किया इफ़ में और यहाँ पे हमने वुड और हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हमने यूज़ की. तो ये थे कंडीशनल. अच्छा, इनके सम एरर्स आर इफ़ you would have told me you needed a ride, I would have left earlier. ये इनकरेक्ट है, यहाँ पे had told आना था. अच्छा, कभी कभार ये होता है ये इंटरचेंजेबल भी हो जाता है. लाइक जो मेन क्लॉज है वो पहले आ जाता है और इफ़ या वैन क्लॉज जो है वो बाद में आ जाता है, तो डजंट मैटर, एक ही बात होती है. सो यहाँ तक समझ में आया सबको? क्लियर है Yes, सब ma'am. कुछ? सही. So let's go to our exercise. First question.
Okay, so the correct answer is A, no change. Because it's just a statement, एक जनरल बात की गई है यहाँ पे. It is a bad idea to go to an international airport without having your passport ready. ये एक जनरल बात है. ऑब्वियसली आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट में विदाउट पासपोर्ट नहीं जा सकते. तो ये एक जनरल बात थी, इसलिए यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा और सिंपल टेंस में ही रहेगा. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन. गुड. डी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये एक पूरी पास्ट की बात हो रही है, तो इसलिए पास्ट ही रन्स की बजाय ही रैन आएगा, और रैन जो है वो जो है पास्ट वर्ब है. गुड. थर्ड. Okay, so the correct answer is D, to jump. This wolf has not only learned to howl on cue but also to jump over fences. यहाँ आप देखें ना, यहाँ क्या यूज़ किया, to howl. ये पैरलिज्म है, दो नाउन्स को वो किया हुआ है, कंपेयर पैरल किया हुआ है, तो इसलिए टू जंप आएगा. डी इज़ द करेक्ट आंसर. समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, so the correct answer is A, no change.
बिकॉज अगर आप देखें द लिजर्ड रस्टल थ्रू द ग्रास एज वी हाइक्ड, यहाँ पे भी पास्ट टेंस यूज़ किया गया है और ये एक ही टेंस है और एक ही सेंटेंस है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी पास्ट सिंपल टेंस ही यूज़ होगा. मेक सेंस? नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज़ बी. समडे जो यूज़ किया जाता है फॉर फ्यूचर यूज़ किया जाता है. ठीक है, तो समडे वी विल गो टू द नॉर्थ पोल टू बी लाइक आवर फेवरेट एडवेंचर्स ऑफ ओल्डन डेज. ठीक है, समडे इज यूज फॉर द फ्यूचर. नेक्स्ट. Okay, so the correct answer is B, allows you. It's just an general statement that having a computer allows you to view more free entertainment than even a king and queen on of 100 years ago. जनरल स्टेटमेंट है, कोई इसमें किसी भी चीज़ की बात नहीं की गई, सो इसलिए बी इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज सी. अच्छा, ये ज़्यादातर रिलेट करता है मॉडल वर्ब से, तो मतलब कि विल और कैन में क्या फ़र्क होता है ये हम सब ना मॉडल वर्ब्स में पढ़ेंगे आई थिंक नेक्स्ट वीक.
तो वहाँ आपको ज़्यादा पता चलेगा कि पॉसिबिलिटी कब विल हम कब यूज़ करते हैं और कैन हम कब यूज़ करते हैं। ठीक है, सो डोंट वरी अगर आपका ये गलत हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ ओके, ये जो आफ्टर है ना ये ए है। अच्छा, इसमें मुझे क्या नाम है, पहले आपने एरर बताना है और एरर के बाद आपने करेक्ट आंसर बताना है कि उसकी जगह क्या आना था। Okay, so the correct answer is B, stimulate. स्टिमुलेटेड आना था, मतलब इधर पास्ट टेंस होना था। अब कह रहा है आफ्टर 25 ईयर्स, मतलब 25 ईयर्स गुजर चुके। एलेक्स हैलिस रूट स्टिमुलेटेड मैनी पीपल टू रिसर्च देयर फैमिली हिस्ट्रीज। मतलब 25 साल के बाद, 25 साल पूरे हो चुके हैं और वो पास्ट में जा चुके हैं, इसलिए हमने स्टिमुलेटेड यूज़ किया। स्टिमुलेट जो हो जाएगा ऑब्वियसली वो प्रेजेंट हो जाएगा, और ये पास्ट की बात कर रहा है कि 25 साल गुजरने के बाद इधर आएगा स्टिमुलेटेड। ठीक है, मेक सेंस। मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ड्यूरिंग द लास्ट 5 years ए एरर, वी कम का बी है ये, टू टेक सी, सच डी, और नो एरर ई। आंसर साथ बताना है कि क्यों, और ये मतलब लाइक इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। हम वी के साथ कम्स लगाते हैं, एस लगाते हैं हम। नो मैम। ध्यान से देखिए, पूरे सेंटेंस को देखिए। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज बी। बी आएगा, लेकिन इधर आएगा हैव कम।
ड्यूरिंग क्या शो कर रहा है? ड्यूरिंग जो है एक बता रहा है, एक पीरियड बता रहा है। और चलो अगर ड्यूरिंग को भी छोड़ दो तो अगर आप लास्ट में देखो पूरा सेंटेंस के बाद यहाँ लिखा हुआ है हैव सीम्ड आउटलैंडिंग, तो इसलिए लाइक पूरा जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट में, तो यहाँ पे भी हैव का माना था। समझ में आया? मूव टू फर्दर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। उसमें ये था कि अगर आप नेक्स्ट पार्ट देखें ना तो लाइक बट द मेयर सजेशन दैट वी कुड communicate in such a fashion must once have seemed outlandish। ठीक है, तो ये दूसरा भी जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है सेंटेंस, तो ऑब्वियसली पहला भी जो है प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। मेक सेंस? नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। अच्छा, इसमें जो रिप्लेस करना है ना वो ये करना है, इसको मैं 1 मिनट हाईलाइट कर देती हूँ। होल्ड, होल्ड को चेंज करना है। यस, हैव केम आएगा। Okay, so the correct answer is A, no change, क्योंकि it's just a general statement कि while online tutorial make learning convenient and accessible, teachers hold students accountable in a way that promotes action and retentions। like hold जो है वो present मतलब V1 है, ठीक है, held जो है वो V2 है, इसलिए hold no change आएगा। नेक्स्ट। ओके, 1 मिनट, ये इसको चेंज करना है। पूरी सेंटेंस को पढ़िए कि पूरा सेंटेंस है कौन से टेंस में, आपको खुद ही पता चल जाएगा।
ओके, सो द करेक्ट आंसर इज सी, बिकॉज उसका जो पहला पार्ट है वो पास्ट में वॉज फाइनली कॉट, तो ऑब्वियसली इसका जो सेकंड पार्ट होगा वो भी हैड बीन। अगर आप देखें ये है फ्यूचर में, ये है प्रेजेंट में, और ये है प्रेजेंट परफेक्ट, सो इसलिए सी इज़ द करेक्ट आंसर, हैड बीन पास्ट। इसलिए कहती हूँ कि पूरे सेंटेंस को देखें कौन से सेंटेंस में बात हो रही है। वॉज यहाँ पे साफ जाहिर हो रहा है कि पास्ट की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके इसमें है ये इसको जल्दी बताएं, पहले वाले से रिलेट करता है ये भी। गुड, ए इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे भी वर था, लाइक पास्ट टेंस था, इसलिए यहाँ पे हैड टू नो चेंज आएगा, ये भी यहाँ पे भी पास्ट ही रहेगा। ठीक है, सब समझ में आ गया? Yes, ma'am. ओके दैट्स इट। अब मैं लिंक शेयर कर रही हूँ। अच्छा मुझे एक बात बताएं, ये जो क्विज़ है आपकी वोकैबलरी का, वो आपके लिए बेनिफिशियल हो रहा है या नहीं हो रहा? अच्छा जल्दी से, बस ख़त्म होने वाली क्लास, जल्दी से बताएं। ओके अच्छा बस क्लास ख़त्म होने वाली है।